हरे कृष्णा एवरीवन। इस नए वीडियो में एक बार फिर से इशू ऑफ शेयर चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है, टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स रेट इन अ कंपनी, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, टू डिबेंचर होल्डर, टू प्रमोटर। तो जो डिविडेंड दिया जाता है ना फिक्स्ड रेट से, क्या लिखा है यहाँ पे, फिक्स्ड रेट से। इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है इसका कोई रेट फिक्स नहीं होता है। क्रेडिटर्स यानी कि आउटसाइडर को पेमेंट करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है उस प्रॉफिट पे इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार होता है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं होगा। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है, इसलिए इनको ज्यादा राइट्स नहीं होता। ये भी ऑनर ही होते हैं बट इनको ज्यादा राइट्स नहीं होता है कंपनी में। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ऑप्शन सी, डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है उनके इन्वेस्टमेंट पे। ये दो ही शेयर होल्डर हैं जिनको डिविडेंड मिलता है, और इस इक्विटी शेयर होल्डर को कोई फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता है, पूरे प्रॉफिट पे अधिकार होता है आफ्टर डिवेंचर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और जितने भी डेब्ट होते हैं कंपनी के वो देने की बाद। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। सेकेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में पूछ रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव फर्स्ट प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड ओनली। क्या उनको केवल प्रेफरेंशियल राइट्स होता है, डिविडेंड तक ही सीमित होता है, या प्रेफरेंशियल राइट इन द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में उनको कोई अधिकार नहीं होता है, वो अधिकार केवल इक्विटी शेयर होल्डर को ही होता है। सी, प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो ये तो होता है, ये आपका सी होता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है उनको इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट करने से पहले उनको उनके कैपिटल का हिस्सा मिल जाता है। डी, प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ऑप्शन जो डी है, डी जो है ना उसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन ए दोनों आ रहा है और दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है। Third question, two shares on which there is no any prefixed rate of dividend is decided. ऐसा कौन सा शेयर है जिसपे कोई फिक्स रेट नहीं होता है, कोई फिक्स रेट डिसाइड नहीं होता है कंपनी के द्वारा, बट द रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स, सच शेयर आर कॉल्ड। उस शेयर को क्या बोलते हैं? तो अभी मैंने यहां बताया थोड़ी देर पहले कि इक्विटी शेयर होल्डरों के लिए कोई फिक्स रेट नहीं होता है, और जो भी जिस भी रेट से उनको मिलता है, पहले तो ये फिक्स नहीं होता है और फिर लास्ट में जो भी प्रॉफिट बचता है उनमें जिस रेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो रेट भी घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन, राइट ऑप्शन, ऑप्शन ई होगा, इक्विटी शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन गारंटीड प्रेफरेंस शेयर, ये सभी प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को प्रेफरेंशियल राइट्स होता है प्रॉफिट पे और फिक्स रेट से उनको डिविडेंड मिलता है। तो आपका ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। फोर्थ, प्रेफरेंस शेयर इन केस द होल्डर्स ऑफ दिस हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर at their option according to the terms of issue, such shares are called। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि प्रेफरेंस शेयर जब इशू करते हैं तो उसके कुछ अधिकार होते हैं, प्रेफरेंस शेयर के कुछ अधिकार होते हैं कि उनको कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरे शेयर में। तो इशू करते समय उस शेयर को क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं? नहीं, इसको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर नहीं बोलते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को भी उनके फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिल पाएगा, और नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट होता है
तो कंपनी पहले पिछले साल के प्रॉफिट को जो क्यूमुलेट करके रखी हुई है, जमा करके रखी हुई है, उसको देगी डिविडेंड के रूप में और उसके बाद नेक्स्ट ईयर का देगी। यानी कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डरों के डिविडेंड को क्यूमुलेट कर दिया जाता है जिस साल लॉस होगा। तो ये नहीं होगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये भी नहीं होगा। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, यस, आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर उसको बोलते हैं। इस शेयर होल्डर की ये बेनिफिट होती है, फीचर होता है कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर के रूप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अ प्रेफरेंस शेयर व्हिच डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन सरप्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड। क्या लिख रहा है? डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन द सरप्लस प्रॉफिट। वह कौन सा शेयर होल्डर है जिसको यह अधिकार नहीं होता है? डज नॉट लिखा है ना, नहीं होता है, जो सरप्लस प्रॉफिट है उसमें हिस्सा लेने का। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऐसा नहीं होता है, इसके अलग राइट्स होते हैं। इरिडीमेबल भी नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन सी दोनों रॉन्ग है। अब आते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। तो जो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होता है ना, वो कन्वर्ट करने का राइट नहीं होता है उसको। कन्वर्ट मतलब प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का राइट नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, यानी कि ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसको पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है, जो सरप्लस प्रॉफिट है उसमें। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। Which shareholders have a right to receive the arrears of dividend from future profit? फ्यूचर प्रॉफिट में उसको एरियर, सपोज अगर इस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, और नेक्स्ट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से वह कौन सा शेयर होल्डर है जिसको अपने पिछले साल का एरियर भी लेने का अधिकार है? तो वैसे शेयर होल्डर को बोलते हैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे जो उसके शेयर होल्डर होते हैं उनको फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट में से पिछले साल के एरियर या फिर किसी भी साल के एरियर को लेने का अधिकार होता है। तो आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इज अ राइट, रॉन्ग देयर, एंड ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7। Which shareholders are returned their capital after some specified time? वैसे तो शेयर्स जो होते हैं, अगर कलेक्टिवली बात की जाए शेयर्स की, तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उन इक्विटी शेयर को रिडीम नहीं किया जा सकता है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की खासियत होती है और प्रेफरेंस शेयर्स की खासियत होती है कि उसको हम एक समय के बाद, एक समय अंतराल के बाद रिडीम कर सकते हैं, यानी कि भुगतान कर सकते हैं। तो आपका कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इरिडीमेबल तो होगा ही नहीं, क्योंकि इरिडीमेबल को हम रिडीम नहीं कर सकते। पार्टिसिपेटिंग भी नहीं होगा, क्यूमुलेटिव भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन हियर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इस ऐसे शेयर को हम एक समय के बाद 20 ईयर 30 ईयर के बाद इसको रिडीम करना पड़ेगा, एज पर द लॉ आपको करना पड़ेगा, यानी भुगतान करना पड़ेगा। तो ए राइट ऑप्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8। The following statements apply to equity preference shareholders. Which one of them applies only to preference shareholder? ये ऑप्शन जो भी दिया गया है ना, इसमें ये सभी, ऑलमोस्ट सभी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे अप्लाई होते हैं। 4 दिया है तो 3 अप्लाई होते हैं। एक कौन सा है जो कि आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे अप्लाई नहीं होता है? तो देखते हैं कौन सा अप्लाई नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे। ए, शेयर होल्डर्स रिस्क द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो दोनों करते हैं, तो ये आपके ऑप्शन में नहीं आएगा। बी पे आते हैं, शेयर होल्डर्स बियर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड्स इन द इवेंट ऑफ लॉस। रिस्क ऑफ नो डिविडेंड्स इन द इवेंट ऑफ लॉस, तो ये दोनों टाइप के शेयर बेसिकली करते हैं। प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं एक्सेप्ट क्यूमुलेटिव। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव तो लिखा नहीं है, प्रेफरेंस लिखा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। सी, शेयर होल्डर्स यूजुअली हैव द राइट टू वोट। समटाइम्स दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आल्सो हैविंग दैट राइट ऑफ
वोट देयर इन द मैनेजमेंट, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा जो केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे अप्लाई होता हो। तो केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे कौन अप्लाई होता है? डिविडेंड्स आर यूजुअली गिवन एट द सेट ऑफ अमाउंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको किसी भी फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता है, ये केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को ही मिलता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है नॉमिनल शेयर कैपिटल इज, नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन दैट अ पार्ट ऑफ अथॉराइज्ड कैपिटल व्हिच इज इशूड बाय द कंपनी। तो अथॉराइज्ड कैपिटल का यह हिस्सा नहीं होता है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। कम टू द थर्ड ऑप्शन, द अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर। उस जो पेड बाय द शेयर होल्डर होता है ना, वो पेड अप शेयर होता है। यहाँ पे नॉमिनल शेयर की बात कर रहा है। तो ऑप्शन डी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल व्हिच अ कंपनी इज अथॉराइज्ड टू इशू। यस, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। यह मैक्सिमम अमाउंट होता है जिसमें कंपनी जो है अथॉराइज है शेयर को इशू करने के लिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन हियर। 10th, the portion of the capital which can be called up only on the winding of the company is called। तो शेयर कैपिटल का जो टाइप्स होता है ना, उस टाइप में जो लास्ट होता है वो होता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वह हिस्सा होता है शेयर कैपिटल का जिसको कंपनी जो है अपने जीवन काल में नहीं मांगती है। हाँ, कंपनी जब वाइंडिंग अप होता है, कंपनी जब बंद होती है, तो यह रिजर्व हिस्सा होता है कैपिटल का, उसको मांगा जाता है ताकि उस समय जब वाइंडिंग अप होगा तो अगर शॉर्ट होगा, अगर कैपिटल या फिर फंड की कमी होगी तो इससे उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो यहाँ पे जो आपका 10th होगा उसका ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। 11th, capital included in the total of balance sheet of a company is called, total of balance sheet of a company is called means ये आपका सब्सक्राइब कैपिटल यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है। सब्सक्राइब कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ पे कोई पार्ट नहीं होता है, इशू कैपिटल होता है, अथॉराइज्ड कैपिटल भी होता है बैलेंस शीट में, एंड सब्सक्राइब कैपिटल भी होता है। तो जितना कॉल किया जाता है ना उसको हम सब्सक्राइब कैपिटल हेड के अंतर्गत लिखते हैं। तो बी इज अ राइट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 12 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कौन सा रिजर्व जो होता है, कौन सा भाग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है? तो प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी कैपिटल रिवेन्यू कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर ऑफ शेयर, जो शेयर फॉरफिट करने जा रही है कंपनी, उस पर जितना भी रिसीव हो गया रहता है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, उसको भी हम कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर करते हैं। तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, शेयर को जब प्रीमियम पे इशू किया जाता है ना, तो वो प्रीमियम जो होता है कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, उसको भी हम कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑल ऑफ द एबव।